नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जियोग्राफी के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 3 के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने जियोग्राफी के 2 सेट के सॉल्यूशन को देख लिया है। अगर आपने 2 सेट के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के पूरे 3 सेट का सॉल्यूशन भी हो चुका है प्यारे बच्चों, और इकोनॉमिक्स का 2 सेट का सॉल्यूशन हो गया है, और हिंदी कोर का 2 सेट का सॉल्यूशन हो गया है प्यारे बच्चों। अगर आपने इन सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग इसे भी जाकर के देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 3 के प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, परिवहन को परिभाषित करें। तो देखिए, परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? परि प्लस वहन। तो परि का अर्थ होता है पार और वहन का अर्थ होता है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय पार ले जाना है। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना अर्थात ले आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं प्यारे बच्चों। मतलब किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी जीव जंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। तो देखिए, परिवहन के प्रकार क्या होगी? रेल परिवहन हो गया, आपका हवाई परिवहन हो गया, दूसरा क्या है? सड़क परिवहन हो गया, और जल परिवहन हो गया। ये परिवहन के प्रकार हैं। तो इतना लिखिएगा और परिवहन का प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका नहीं कटने वाला है, ठीक ना? तो इतना भी लिखिएगा फिर भी चल जाएगा। तो क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार मैंने सेट 1 सेट 2 में आपको इसके बारे में बताया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाली व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र में कुल आबादी और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, फिर से एक बार उपलो मान के चलते, क्या होता है जनसंख्या घनत्व का? प्रति इकाई मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान के चलते हैं इसका एरिया कितना है? 1 किलोमीटर स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो इसमें जितना व्यक्ति निवास करेंगे, जितना व्यक्ति रहेंगे प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहेंगे? उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व का यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया प्यारे बच्चों। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आबादी बटा कुल क्षेत्रफल। मान के चलते हैं गिरिडीह है तो धनबाद ले लेते हैं। धनबाद की आबादी कितना है? 1000 है, ठीक ना प्यारे बच्चों? 1000 है, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 10 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक ना? तो 10 एक 0 कट गया तो कितना बचा? क्या हुआ? 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 व्यक्ति रहते हैं, तो इसका जनसंख्या क्या हुआ? 100 व्यक्ति। इसका मतलब इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 100 हो गया प्यारे बच्चों। प्रति किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं? 100 व्यक्ति रहते हैं। क्लियर है आप लोग? उसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्यों का हाथ नहीं होता हो। जैसे बाढ़ हो गया, आपका भूकंप हो गया, ठीक ना? ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है प्यारे बच्चों। तो देखिए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक अफवाह होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब नदी में ज्यादा पानी आ जाता है जिसकी उसकी क्षमता से अधिक, तो क्या होता है? वो पानी इधर उधर भागने लगता है, तो उसी को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। इससे नदियों का जल किनारों में बहकर आकर मैदानी भागों में बहने लगता है। बाढ़ कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन इससे जन धन और फसलों को बहुत ही अधिक नुकसान पड़ता है। तो क्या होता है? इससे पानी आकर के बहने लगता है, इसी को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे? क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए, मानव प्रवास से आप क्या समझते हैं? यानी कि यहाँ से प्रवास से आप क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या की किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसने की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अगर आपके घर में, अगर आपके गांव में कोई भाई बहन मतलब दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दूसरे जगह चल जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्रवास। प्रवास दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई प्रवास होता है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या होता है? अस्थाई प्रवास होता है, ठीक ना। एक क्या हो गया? अस्थाई, दूसरा अस्थाई प्रवास। अस्थाई प्रवास जहां पे एक बार जाकर के बसने के बाद वह मूल स्थान पर वापस नहीं आता है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे? अस्थाई प्रवास कहेंगे। और यह अस्थाई प्रवास, जैसे कोई कमाने कुमाने गया है, फिर उसका घर यहीं पे फुरेते जीते रहता है, वो क्या हो गया? आपका अस्थाई प्रवास हो गया। अस्थाई प्रवास में घर द्वार सब बना के मौज मस्ती उससे वही रहेगा, ठीक ना। और अस्थाई में सिर्फ कमाने गया एक तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया? अस्थाई प्रवास हो गया। तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए चले जाना प्रवास कहलाता है। मान के चलिए यहाँ से कोई इंजीनियरिंग के लिए कोटा पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? प्रवास किए। प्रवास कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कई कारण से प्रवास करते हैं लोग। स्वास्थ्य के लिए भी प्रवास करते हैं, क्योंकि जलवायु उसके अनुकूल यहाँ पे नहीं रहता है, तो जहाँ पे उसके अनुकूल जलवायु रहता है, वहां पे लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं। देखिए, अवसरों के समान वितरण के कारण प्रवास होता है। मतलब वही हुआ, अवसरों के समान वितरण, मतलब काम गुम करने वाला ही हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए, खरीफ फसल क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आप क्लास 8, 9, 7 में भी पढ़े होंगे। खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है। बच्चा वाला प्रश्न है, 2 नंबर का है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए, क्लियर क्या हो बता देते हैं एक बार। देखिए, खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, कौन से फसल है? धान हो जाता है, ठीक ना, मक्का हो गया आपका, जवरा हो गया, ये बजरा हो गया, मूंगफली, गन्ना, ये सब क्या है? सोयाबीन। आपका ये आपका खरीफ फसल का उदाहरण है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या सिंपल से लिखिएगा, खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, इसी तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, साक्षरता से आप लोग क्या समझते हैं? साक्षरता का अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखाना। तो देखो, झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66% है। यानी कि 100 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति पढ़े हुए हैं? 66 व्यक्ति झारखंड में पढ़े हुए प्यारे बच्चों। तो देखिए, वही मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है। साक्षरता का अर्थ साक्षर होना है, यानी कि पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना है। देखिए, साक्षर उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी आसानी से पढ़ लेता हो और आसानी से समझ लेता हो, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे? साक्षर कहेंगे। देखिए, अलग अलग देशों की साक्षरता के अलग अलग मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है, तो उसे क्या माना जाता है? कि वो साक्षर है प्यारे बच्चों। देखिए, सबका आपको कोई देश में मैट्रिक पढ़ा है तभी आपको साक्षर कहेगा, अलग अलग सभी जगह है। लेकिन भारत में क्या है? अगर आप अपना साइन कर लेते हैं, मान के चलते कोई साइन करते हैं, ठीक ना, अभिषेक नाम है, तो अभिषेक अपना साइन करने जान जाता है, अपना नाम लिखने जान जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको क्या कहेंगे? अपना नाम पढ़ लेता है, साइन लिख लेता है, तो क्या कहेंगे? वह व्यक्ति साक्षर है। तो उम्मीद करते हैं साक्षरता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये चारों महानगर है, ठीक ना, को जोड़ने वाली महामार्ग, मतलब नेशनल हाईवे प्यारे बच्चों। आगे सेट 2 में आपका क्वेश्चन भी था, महामार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो यह महामार्ग किसे कहते हैं? बड़े बड़े हाईवे जहां से सारा रोड जुड़ते हैं, ठीक ना, को स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज किस तरह से? इस तरह से, ये आपका भारत का मानचित्र हो गया ना। रुकिए, एक बार अच्छा से बना लेते हैं। अच्छा से तो नहीं बना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली कहाँ है प्यारे बच्चों? दिल्ली आपका यहाँ पे है, ठीक ना, दिल्ली आपका यहाँ पे है। यहाँ क्या है? मुंबई है आपका, ठीक ना। यहाँ क्या है? कोलकाता है आपका, कोलकाता पश्चिम बंगाल यहाँ है, और चेन्नई आपका यहाँ पे है प्यारे बच्चों। तो ये चारों स्थान को जो जोड़ता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। देखिए, कार की तरह यहाँ पे बन गया आपका, चतुर्भुजाकार की तरह आपका यहाँ पे बन गया ना। देखिए, इसी को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। बहुत बड़ा रोड है, बहुत बड़ा हाईवे है, ठीक ना। इसी पर भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बहुत सारा माल इधर से उधर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इसी रोड से जाते रहता है। बीच में बहुत सारा शहर पड़ता है, इसी रोड से जुड़ता है, ठीक ना। तो इसी को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन करें। तो इसको थोड़ा आप बढ़ा के लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे छोटा टाइपिंग हो गया है, शायद छोटा टाइपिंग कर दिया, ठीक ना। तो देखिए, परंपरागत कैसे है? देखिए, एक होता है
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरा है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरा देखिए, नहीं कहते परंपरा चलाया आ रहा है, मतलब जो पहले से चला आ रहा है, नहीं कहते हम लोग गांव घर में कि परंपरा चला आ रहा है, तो क्या कहते हैं, वो पहले से चला आ रहा है कि ऐसा ही होगा। तो परंपरा कैसे कहते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो गया, गोठा, लकड़ी, सब क्या है, आपका ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है प्यारे बच्चों, ठीक ना। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से के स्रोत पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है और यह अनवीकरणीय, यहाँ पे यह होगा, ठीक ना, अनवीकरणीय है प्यारे बच्चों। अनवीकरणीय किसको कहते हैं, देखिए ऊर्जा के दो स्रोत भी होते हैं, दो भागों में और बांटा गया है, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय मतलब जो कम समय में बन सकता है, और अनवीकरणीय जो बहुत ही ज्यादा समय लगता है, जैसे कोयला बहुत ही ज्यादा समय लगता है प्यारे बच्चों, लगभग 1000 साल लग जाता है बनने में कोयला, ठीक ना, दबा हुआ बहुत ही ज्यादा प्रेशर में बनता है। और अनवीकरणीय क्या हो गया, जैसे आपका क्या हुआ, पवन ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। आपका सोलर ऊर्जा जो है अनवीकरणीय स्रोत है, तुरंत बन जाता है, ठीक ना। तो समझ में आ गया हो क्या, अर्थात यह कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। आपका कोयला तो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद, 100 साल, 50, 100 साल, 200 साल बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है प्यारे बच्चों, जो पहले से यूज करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली। बिजली भी एक समय खत्म हो जाएगा, ठीक ना, मतलब जो आप लोग क्योंकि कोयला खत्म हुआ तो बिजली खत्म हुआ, कोयला से ही बिजली बनता है, लेकिन नए नए टेक्निक आ रहे हैं, बिजली पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तो बिजली नहीं कर सकते हैं। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। उसके बाद देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, और प्रत्येक सेट में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक ना। विशेषताओं को लिखें, उसकी समस्याओं को लिखें, क्या कारण है, मतलब उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाता है, पिछड़ेपन के क्या कारण है, यही कृषि से, भारतीय कृषि से बहुत ही ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इसको क्लियर कर लेना है टॉपिक को। देखिए प्यारे बच्चों, भारत में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है, इस तरह लिख लीजिएगा। पहला समस्या क्या है, कृषि की वर्षा पर निर्भरता। मतलब हम लोग क्या करते हैं, धान की रोपाई कब करते हैं, जब कृषि वर्षा होती है, वर्षा के अनुसार ही यहाँ पे कृषि की जाती है। देखिए हमारे यहाँ कृषि अभी भी मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। भारत में वर्षा मानसून के द्वारा जो सदैव ही अनियमित और अनिश्चित रहता है, मतलब कब पानी पड़ा कब नहीं पड़ेगा ये इसका फिक्स नहीं है। मानसूनी वर्षा इस प्राकृतिक कारण कभी तो फसलें अनावृष्ट के कारण सूख जाती है और कभी अतिवृष्टि के कारण गल जाने से नष्ट हो जाती है। मतलब कब कितना पानी पड़ जाएगा और कब पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है भारतीय कृषि का प्यारे बच्चों। तो पहला समस्या हम लोगों ने देख लिया। 3 नंबर का है, 3 समस्या लिखिएगा ना तो चलेगा, ठीक ना। 3 समस्या भी लिखिए, 4 लिखिए, ये 5 नंबर में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 समस्या आप लोग लिखिए, ठीक है। देखिए दूसरा समस्या मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है, जोतों का आकार छोटा आकार। जोतों का क्या, छोटा आकार, मतलब खेत, जोत का मतलब क्या हो गया, समझिए खेतों का आकार छोटा। देखिए हमारे यहाँ जोतों का औसत आकार बहुत ही छोटा है। यहाँ जोतों का औसत आकार 2 हेक्टेयर से भी कम पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से देखिए क्या होता है, छोटा खेत बन गया तो छोटा खेत में क्या होगा, खेत ट्रैक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक पिछड़ापन का कारण यह भी है कि तकनीकों का प्रयोग ना हो पाना, ये भी है प्रमुख समस्या है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उन्नत किस्म के बीजों तथा उर्वरकों की कमी। यहाँ अभी भी उन्नत किस्म के बीजों की कमी है, साथ ही साथ ये महंगे भी होते हैं, जिससे गरीब किसान इसके उपयोग से वंचित रह जाते हैं और अच्छे फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया उन्नत, मतलब हाइब्रिड बीज का अभी भी यहाँ पे कमी है। हम लोग टेक्निकल से यहाँ पे मतलब नए नए तकनीक से कृषि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। देखिए अभी क्या करते हैं, झारखंड सरकार इजराइल भेज रहा है किसानों को, आप लोगों ने भी सुना होगा, ताकि वहां से सीख के आए और अच्छे खेती करेंगे। इजराइल बहुत ही छोटा देश है प्यारे बच्चों, लेकिन वहां पे कृषि बहुत ही बड़ा करते हैं, मतलब बहुत ही कम, इतना छोटा खेत में ना, इतना छोटा खेत में जहाँ पे हम लोग के 7 खेत के बराबर धान उगा लेगा उन लोग, समझ रहे ना। दीवाले में कृषि करने लगता है, सोचो तुम लोग, दीवार में कृषि करता है, मिट्टी को खड़ा कर देता है उस तरह से और दीवार में कृषि करता है। उसके बाद देखिए
चौथा पॉइंट आप लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया, फसलों की न्यून उत्पादन। भारतीय कृषि में मुख्यतः समस्या फसलों की न्यून या कम उत्पादन है। देश में फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के कई देशों से कम है। गेहूं, भारत में गेहूं की प्रति हेक्टेयर वार्षिक उपज 18.7 क्विंटल है। एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन होना चाहिए? 18.7 क्विंटल, जब मतलब भारत में होता है, ठीक ना, 18.7 क्विंटल। जबकि डेनमार्क और नीदरलैंड में यही 41.6 है, मतलब और तथा 40.6 है। मतलब डेनमार्क में आपका 41 क्विंटल गेहूं उगा लिया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक ना, 41 क्विंटल। और वहीं पे आपका कहाँ पे, नीदरलैंड में आपका 40.4 क्विंटल गेहूं उगा लिया जाता है एक हेक्टेयर में। और भारत में कितना? 18, मतलब वहां पे डबल उगा लिया जा रहा है। क्या कारण है? तकनीकी का प्रयोग करते हैं ज्यादा। तो ये आपकी प्रमुख समस्या हो गई प्यारे बच्चों। एक और समस्या सिंचाई की समस्या आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। अपनी कृषि में जो समस्या आप लोग देखते हैं उसे आप लोग लिख लीजिएगा, 5 नंबर में भी क्वेश्चन ये बन सकता है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? उसके बाद देखिए, प्रवास के परिणामों का वर्णन कीजिए। इतना लंबा टाइपिंग करना संभव नहीं था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर दिख नहीं रहा है तो वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। यहाँ जो कोना में दिखे सेटिंग वाला, इस तरह से उसको छुइए, वहां पे क्वालिटी छुइएगा तो क्वालिटी आ जाएगा। क्वालिटी में टच कीजिए, वहां से आप लोग 360 है 720 कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए प्रवास के क्या क्या पहले आपको प्रवास किसे कहते हैं आपको मैंने बता दिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बस जाना, मतलब पलायन करना क्या हो जाता है? प्रवास होता है। तो देखिए इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम क्या? आर्थिक परिणाम, ठीक ना। देखिए प्यारे बच्चों, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से उद्भव के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी द्वारा भेजी गई हुंडियों विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। यह रकम आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आमंत्रित प्रभाव के प्रवास के कारण महानगर संकुलित मतलब सकरा होते हो गए हैं। स्लम बस्तियों का फैलाव हो गया है। मतलब प्यारे बच्चों, ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जाके कहाँ, सऊदी अरब में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, तो वहां तो सारा पैसा खर्च नहीं कर देते हैं, तो उससे क्या होती है, वो पैसा यहाँ पे भेजते हैं, तो आर्थिक स्थिति हमारा बढ़िया होता है। और देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दूसरा प्रभाव क्या हो रहा है, सारा कोई दिल्ली बम्बे काम करने के लिए जा रहे हैं, महानगरों में काम करने जा रहे हैं, लेकिन वहां जो काम करते हैं उसको पूछिएगा कि एक रूम में कितना व्यक्ति सोते हैं। कोई काम करता होगा आपके घर गांव का, तो पूछिएगा एक रूम में कितना सोते हैं, 12 से 15 व्यक्ति एक रूम में सोते हैं। प्यारे बच्चों, कितना स्थिति क्या है। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, स्लम बस्तियों, मतलब नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्लम एक चैप्टर है जिसमें दिखाया गया किस प्रकार से लोग ढाका से आते हैं, क्या नाम है उसका, साहेब आलम। उस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिएगा इंग्लिश में वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये आपके आर्थिक परिणाम है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए जनांकीय परिणाम। देखिए जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, शहर में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। नगरों के विकास में गांवों के शहर की ओर प्रवास बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब गांव से शहर की ओर जा रहे हैं तो नगर के विकास में यह बहुत ही बड़ा प्रावधान रहा है। उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी में आयु व लिंग संरचना में असंतुलित उत्पन्न हो गया है। ऐसे ही गंतव्य राज्यों में भी हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जनांकीय परिणाम हो गया, ठीक है। उसके बाद है तीसरा परिणाम, सामाजिक परिणाम। देखिए सारा पॉइंट आपको लिखना है, 3 नंबर का हो या तो 5 नंबर का है। 5 नंबर का है तो एक पॉइंट और बता दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा के विचार पर प्रचार करते हैं, ठीक ना। संस्कृतियों का मिश्रण होता है। बेरोजगारी, हताशा से अपराध और नशा के लेवल बढ़ता है। देखिए प्यारे बच्चों, बेरोजगारी, मान के चलते कोई कमाने गया रेलवे स्टेशन, मान के चलते कहीं कोई कमाने गया, तो वहां पे रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो, क्या करेंगे, चोरी चपाटी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जीना है। तो ये सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है इसमें, बालिका शिक्षा का प्रचार भी होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाना ही प्रवास नहीं कहते हैं। अगर आप कहीं गांव में रहते हैं और दूसरी जगह शहर में पढ़ने के लिए आए हुए हैं तो इसे भी प्रवास कहेंगे, ठीक है। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? तो ये मत समझिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान में कमाने के लिए ही जाएंगे तो प्रवास कहेंगे, ऐसा नहीं है, एक गलत सोच है आपकी। शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी जा सकते हैं, उसे भी प्रवास कहते हैं, ठीक ना। किसी भी कारणवश से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहिए, उसे प्रवास कहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि परमानेंट बसना ये प्रवास नहीं है। आप कुछ दिन के लिए भी बसते हैं, उसे भी प्रवास कहते हैं, ठीक।
देखिए पर्यावरणीय परिणाम, देखिए गांव से नगर की ओर प्रवास से शहर की भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, सुविधा जनसंख्या के सामने कम पड़ने लगती है, भूजल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, कचरे के निपटारे जैसी समस्या उत्पन्न होती है। निर्माण के कारण शहर के में उष्मा टापू हीट इटलाइन बन जाते हैं, हीट आइसलैंड बन जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है और कंक्रीट की चादर हो जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगी पर्यावरण के क्या, देखिए वो जनसंख्या बढ़ेगा, घर ज्यादा बनेगा, शहर में देखते हो क्या वहां पानी घुसने का जगह नहीं रहता है, इसी वजह से वहां पे मतलब बोरिंग करने से कम नीचे पानी निकलता है, भूजल स्तर क्या हो जाता है, नीचे चल जाता है प्यारे बच्चों, यही कारण है। तो इसे कंक्रीट का चादर भी कहते हैं। इससे क्या होता है, कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, कचरा बढ़ता है तो ज्यादा कचरा से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये आपका हो गया पर्यावरणीय परिणाम। तो पांचवा परिणाम ये भी लिख सकते हैं आप क्या, कि इससे क्या हो रहा है, स्त्रियों को स्वतंत्रता मिल रही है। देखिए क्या होती है, घर के पुरुष काम करने के लिए जाते हैं तो उसके हाथ में क्या हो जाती है, वो घर को संभालने का जिम्मेवारी आ जाता है और वो अच्छे से अपना काम करते हैं, मतलब उस पर ज्यादा निर्भरता बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, सारा काम उसी पर आ जाता है। तो ये स्वतंत्रता मिल रही है एक तरह से, और स्त्रियों मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा वो सशक्त हो रही है स्त्री, ठीक ना, ये आप लोग लिख सकते हैं 5 नंबर में। उसके बाद देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना के से आप क्या समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी था, हमारा झारखंड वाला ही था। झारखंड का कौन था, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। इसके तहत कितना डैम बनाया गया, 7 डैम बनाया गया। दामोदर नदी, ब्राकर नदी, कोनार नदी में, और कौन कौन सा नदी, बोकारो नदी में, इसमें 7 बांध बनाया गया। ये बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, बहु का अर्थ होता है बहुत, ठीक ना, और उद्देश्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ठीक ना। तो बहुत, जिस परियोजना से का उद्देश्य बहुत सारा हो उसे क्या कहेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स उनको कहते हैं जहां नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा लाभ प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार की योजना से बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने के लिए किया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना क्यों बनाया गया था, क्योंकि यहां से सारा पानी जाता था दामोदर नदी में, और दामोदर नदी क्या करते थे, बंगाल को बहा के ले जाता था। इस वजह से क्या किया, वहां पे 7 डैम बनाया गया ताकि सभी पानियों को रोका जा सके, और इससे क्या हो, बंगाल को थोड़ी आजादी मिली, मतलब अच्छी पकड़ मिली, ठीक ना, एक तरह से कह सकते हैं उनको जो परेशानियां होती थी परेशानी से छुटकारा मिले प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 डैम बनाया गया। एक गिरिडीह का बाल पहाड़ी डैम है, यहाँ पे डैम बना है, और किताब में अगर आप कंपटीशन में पढ़िएगा तो यहाँ पे एगो डैम आपको मिलेगा, बाल पहाड़ी डैम, ठीक ना। तो बाल पहाड़ी डैम नहीं है, खाली नाम का बचा हुआ है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बड़ाकर नदी में बनाया गया, जिससे तिलैया का डैम हो गया। इसे क्या कर सकते हैं, बहुउद्देश्य मतलब इसका क्या क्या, वहां पे मछली पालन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन होता है, ठीक ना, सिंचाई कर सकते हैं वहां से, पर्यटन के लिए पर्यटन का स्थल बन सकते हैं, डैम घूमने जाते कि नहीं जाते हैं। तो इसका बहुत बहुत मल्टीपर्पस हो गया, बहुत सारा पर्पस होता है, ठीक ना। तो देखिए दूसरा पर्पस क्या है, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत मतलब आपका लैंड बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद तीसरा देखिए, जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी होता है, मतलब पटाने, क्या हो गया आपका, पानी उन्हें पटाते हैं ना कि नहीं पटाते हैं, सिंचाई करते हैं ना। सिंचाई का मतलब हो गया कि जो आप लोग खेत में पानी डालते हैं उसी को क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, ठीक ना। इस जल का घरेलू कामकाज तथा उद्योगों में उपयोग, जैसे कि टंकी वाला पानी आता है तो बड़े बड़े डैम से ही वो पानी आता है, ठीक है ना, नहीं तालाब से नदी से ही पानी आता है, तो इसे क्या कर सकते हैं, पानी फैक्ट्रियों में भी जाता है। उसके बाद पांचवा क्या है, साधारणतः इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, मतलब पर्यटन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए छठा क्या है, यह योजना मछली पालन और नौकायन मतलब क्या हुआ, वहां पे आप नाव का लाभ उठा सकते हैं के लिए उपयोग में आती है। यह आपकी परियोजना हो गई प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो 12 नंबर का हम लोग बाद में करेंगे, ठीक ना। रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का करें, तो पार्ट 2 आपका कल अपलोड हो जाएगा, आज शाम को ही अपलोड करें ना, तो कल आपका सुबह ही, मतलब आप सुबह देख रहे हैं तो भी देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी अपलोड हो गया होगा, ठीक ना। तो पार्ट 2 भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा चैप्टर का आपका, सारा सब्जेक्ट का आपका पूरा करवा दिया जाएगा, पूरे 5 सेट, ठीक ना। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे इसका PDF में पूरा होने पर दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।